सिवान के पूर्व सांसद और राजद के बाहुबली नेता स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2015 में भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे। ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी थी और कुछ दिनों के बाद उन्होंने पलटी मारी और फिर से बीजेपी का दामन पकड़ लिया और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश के साथ खेल करने की कोशिश की, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली। नीतीश की पार्टी जदयू को 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 28 सीटें कम मिली, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल सका, क्योंकि नीतीश के नुकसान से चिराग पासवान को नहीं बल्कि राजद और महागठबंधन को लाभ हुआ और बीजेपी का खेल अधूरा रह गया। परिस्थितियों ने एक बार फिर नीतीश का साथ दिया और वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार उनके ऊपर उप मुख्यमंत्री मुसल्लत कर दिए गए। 2022 आते आते बीजेपी के अंदर से उन्हें निपटाने और अपना मुख्यमंत्री बिठाने का खेल फिर से शुरू हो गया। नीतीश ने एक बार फिर परिस्थितियों का फायदा उठाया और एक बार फिर राजद के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नीतीश की जरूरत सताने लगी। एक बार फिर उनके पास दूध दौड़ाए गए और उन्होंने एक बार फिर पलटी मारी और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। मौजूदा विधानसभा चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, लेकिन अब अगर एनडीए को बिहार में बहुमत मिलती है तो भी नीतीश का मुख्यमंत्री बनना संदिग्ध है। ये भी तय नहीं है कि बिहार की राजनीति में उनकी कोई भूमिका होगी भी या नहीं। नीतीश कुमार पूरी तरह से सेहतमंद नहीं है, इस बात को विपक्षी दल कह चुके हैं और उनकी पार्टी के लोग और सहयोगी भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। खुद सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार का व्यवहार भी जग जाहिर है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ होते तो इसका जवाब होता नीतीश का उत्तराधिकारी सिर्फ नीतीश। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। नीतीश अब पहले वाले चाक चौबंद और परिस्थितियों का फायदा उठाने वाले चतुर राजनेता नहीं रहे। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है या कौन होगा। नीतीश के उत्तराधिकारियों के तौर पर कई नाम हैं, कई तो स्वघोषित हैं, कईयों को उन्होंने खुद सपने दिखाए हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें नीतीश के समर्थक उनका उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन बात शुरू करते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी का नाम सुनकर चौंकिए मत। नीतीश कुमार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। बात है 2014 की। उस समय हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति के दो दिग्गजों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर गुजरात से आए दो चतुर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारी पड़ गए थे। दोनों गुजरातियों ने दोनों बिहारियों को ऐसा धोबिया पछाड़ दिया था कि इन्हें दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए दोनों बिहारी दिग्गजों को एक बार फिर एक दूसरे की जरूरत थी। दोनों ने कई दशक पुरानी अपनी कड़वाहट को कुछ समय के लिए ताक पर रखा और एक दूसरे से गले मिल गए। दोनों ने अपने अपने हिस्से की जमीन फिर से हासिल कर ली और कुछ दिनों के बाद फिर से अपनी अपनी राह पर लग गए। लालू यादव सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद जब नीतीश और उनके बीच साथ मिलकर 2015 विधानसभा का चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, तो नीतीश ने कथित तौर पर लालू से कहा था कि अब हम लोगों का जमाना खत्म हो गया है। तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ इशारा करते हुए कहा था अब इनका जमाना है, अब यही लोग राजनीति संभालेंगे। यानी लालू के मुताबिक नीतीश ने ये बात मान ली थी कि तेजस्वी अगली पीढ़ी के नेता हैं। इस संबंध में दूसरा प्रत्यक्ष संदर्भ उस समय मिलता है जब नीतीश कुमार दूसरी बार पलटी मारकर राजद के साथ आते हैं। उस दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर लड़ेगी। उस महागठबंधन में नीतीश भी शामिल होंगे। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का झांसा दिया और पहली फुर्सत में बीजेपी के साथ दोबारा 9-2-11 हो गए। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं है। इस संबंध में दूसरा नाम पूर्व चुनाव रणनीतिकार और वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उर्फ पीके का था।
पीके ने 2015 में नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी और बिहार में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके इनाम स्वरूप नीतीश कुमार ने पहले उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उन्हें जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष पद भी दिया गया। नीतीश कुमार ने पीके के लिए ये कहकर कि वो अगली पीढ़ी के जदयू के नेता हैं, समीक्षकों को ये अटकलें लगाने और पीके को ये मुगालता पालने का मौका दे दिया कि वो नीतीश के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन पीके को बहुत जल्द अपनी सीमाओं का अंदाजा हो गया और उन्होंने जदयू से नाता तोड़कर अपनी पार्टी जन स्वराज की नींव डाली और फिलहाल बिहार की चुनावी माहौल में भ्रष्टाचार के अपने खुलासों के साथ रंग भर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के स्वघोषित उत्तराधिकारी हैं। जदयू में उनका आना जाना लगा रहता है। पिछली बार वो नीतीश कुमार से इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि एक तो उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और दूसरे नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कुशवाहा ने अपनी नाराजगी नीतीश कुमार से आमने सामने की मुलाकात में जाहिर की, बाद में सार्वजनिक रूप से भी जाहिर की। जब नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी छोड़कर चले जाने को कहा तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? यानी यहाँ भी खानदानी मामला था। एक सियासी पार्टी खानदानी संपत्ति थी, बाप दादा की संपत्ति थी। बहरहाल इन तीनों को मालूम था कि नीतीश इनमें से किसी को भी अपनी कुर्सी का उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। लालू यादव या तेजस्वी एक बार फिर नीतीश के साथ इसलिए आए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता से बहुत दिनों तक बाहर रहकर अपना अस्तित्व बचाए नहीं रह सकती। सत्ता से दूरी धीरे धीरे उसके कार्यकर्ताओं को उससे दूर करती चली जाती है। इसलिए पूरी कुर्सी नहीं तो आधी ही सही उसको ले लिया गया और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। कुछ दिनों तक तो सत्ता में रहेंगे। कुशवाहा को भी मालूम था कि नीतीश उन्हें किसी भी कीमत पर अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, लेकिन नीतीश के साथ दूसरी बार इसलिए आए थे कि उन्हें बीजेपी से दोबारा हाथ मिलाने का मौका मिल जाए। प्रशांत किशोर को भी मालूम था कि जब तेजस्वी और कुशवाहा नीतीश को स्वीकार्य नहीं हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। प्रशांत किशोर नीतीश के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें बिहार की जातिवादी राजनीति में अपनी जगह बनानी थी। नीतीश के साथ काम करते हुए उन्होंने वो अनुभव हासिल किए जिससे बिहार में अपनी पार्टी लाने का उन्हें फायदा हो सके। नीतीश के साथ रहकर पीके ने जो कुछ हासिल किया अब वो उसका उपयोग जन स्वराज में कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबियों में अशोक चौधरी भी थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जदयू में उनकी वर्तमान हैसियत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। फिलहाल वो अपनी बचाव का रास्ता तलाश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अचानक राजनीति में सक्रिय होते दिखे। जगह जगह उनके पोस्टर दिखने लगे। खुद उनके पार्टी के कुछ नेता और एक समय खुद को नीतीश का उत्तराधिकारी समझने वाले उपेंद्र कुशवाहा उनसे सक्रिय राजनीति में आने का आग्रह करने लगे। राजद नेता तेजस्वी यादव भी उनसे सक्रिय राजनीति में शामिल होकर जदयू को भाजपा के चुंगल से निकालने की अपील करने लगे। लेकिन निशांत अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि बीजेपी ये नहीं चाहती या जदयू ये नहीं चाहती कि चुनाव से पहले जदयू के नेतृत्व में कोई बदलाव हो। एनडीए जानती है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव न लड़ने से नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा और महादलित वोट बैंक है, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है, वो छिटक कर फिर से राजद के पाले में चली जाएगी। महागठबंधन ने अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी करके इस वर्ग को अपनी ओर झुकाने की भी कोशिश की है। बीजेपी को ये मालूम है कि एनडीए भले ही नीतीश कुमार के चेहरे के साथ इस चुनाव में उतर रही है, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और एनडीए की जीत की सूरत में बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री रखने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि जदयू में नीतीश के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ कोई सौदेबाजी कर सके या बीजेपी के फैसले को चैलेंज करके अपने विधायकों को अपने साथ रख सके। उधर प्रशांत किशोर का भी खेल अलग है। इस बार वो उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं जिस भूमिका में पिछले चुनाव में चिराग पासवान थे। इस पर हम एक अलग एपिसोड करेंगे। हो सकता है कि निशांत कुमार को
चुनाव बाद सक्रिय राजनीति में शामिल किया जाए और जदयू पोस्ट नीतीश की अपनी आगे की रणनीति तैयार करे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए दूसरी बार महागठबंधन से अलग हुए थे। उस दौरान नीतीश के हमलों में कुछ हमले बिलो द बेल्ट किस्म के थे। अब अगर इतनी जल्दी नीतीश का बेटा भी राजनीति में आता है और अपने बाप की विरासत को संभालता है तो बीजेपी या जदयू किस मुंह से राजद और कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति को निशाना बनाएंगे। कुल मिलाकर अभी नीतीश के उत्तराधिकारियों के चेहरों से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन 2025 के बाद यदि जदयू का कोई अस्तित्व बाकी रहता है तो उसमें सिर्फ 2 ही नाम फिलहाल दिखाई देते हैं जो जदयू के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पहले निशांत कुमार और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। निशांत को पार्टी की कमान मिल सकती है, लेकिन कुशवाहा को पार्टी की कमान मिलना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो नीतीश कुमार की लेगेसी को इनहेरिट करते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते चले जाएं। हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।